नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, और अगर आपने कहीं पर ट्रेड लिया है तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि अब आपको उस ट्रेड में करना क्या है। और अगर आप नया ट्रेड लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर आप नोट कर लें, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, और सबसे पहले बात करेंगे आज हम गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि आप देखिए कि आज गोल्ड में शुरुआती दौर में ही ऑल टाइम हाई को गोल्ड ने टच किया, 57,149 की नई ऊंचाई को छुआ। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया है और इस पर 56,900 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये वो हफ्ता है जिस हफ्ते में बड़े बड़े इवेंट होने हैं, बजट आना है, बजट में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर बातचीत हो रही है कि क्या होगा उसमें। फेड की मीटिंग है, फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों के ऊपर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मीटिंग है। तो तमाम बड़े डेवलपमेंट हैं इस हफ्ते, और इस जो भी खबर आएगी उसका बड़ा इम्पैक्ट हम गोल्ड के मार्केट पर देख सकते हैं। तो अब जरा मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं अनुज गुप्ता जी कि आप बताइए कि आज के लिए अगर मैं आपसे पूछूं बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या इंट्राडे में गोल्ड खरीदना चाहिए या आपको लगता है कि इस भाव पर ज्यादा बड़ी तेजी की संभावना दिख नहीं रही है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, मॉर्निंग में ही गोल्ड ने अपना नया हाई बनाया है और उसके बाद से थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं, बट इसका मतलब ये कि जो ट्रेंड है गोल्ड का वो अभी भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और 56,600 के आसपास के स्तर मिले तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 56,350 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 57,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हालांकि मुझे लगता है कि इवनिंग में कोई डेटा नहीं है आज, तो इंट्राडे में ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एक रेंज में मार्केट रहेगा 56,600 से लेकर 57,000 के बीच में, तो इस बीच में ट्रेड को बना सकते हैं। अच्छा बीरेन जी, सर आप मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि इस हफ्ते में बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं, तो मतलब आपका पुराना अनुभव क्या कहता है कि ऐसे बड़े इवेंट वाले हफ्ते में किस तरह का ट्रेड या किस तरह का अप्रोच गोल्ड में रखना चाहिए? बेसिकली इवेंट में बजट का लाइन अप, फेड की मीटिंग भी है इस बार। शायद हम बजट में डोरे इंपोर्ट पॉलिसी में शायद कुछ देख सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक रिफाइनरी ऑलमोस्ट क्लोज डाउन है गोल्ड की। तो इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन मैं समझ रहा हूँ कि इसमें शायद कुछ आएगा। और जहां तक फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सवाल है तो डिमांड थोड़ी कम है। चाइना एक वीक के बाद खुला है। मॉर्निंग में थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव था, बट अब थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। टेम्पररी शायद मैं हल्का सा शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 57,250 के आसपास 57,350 का स्टॉप लॉस रहेगा और 56,700 का टारगेट रहेगा, और ये 2 दिन की वैलिडिटी है। 2 दिन की है, अच्छा ठीक है। चांदी पर क्या व्यू है आपका अनुज जी? सिल्वर में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है इस वक्त? देखिए, चांदी में थोड़ा सा हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं काफी। अगर हम पिछले 15 दिनों से देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का मार्केट हो सकता है। करीबन 69,000 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 70,100 का स्टॉप लॉस लगा, टारगेट नीचे करीबन 67,500 67,000 तक देखने को मिल सकता है। और अगर 67,000 तक लेवल आते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो ये 3,000 पॉइंट की जो मोमेंटम है ये सिल्वर में बनी है। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट वाइज देखें तो $23 से लेकर $24 के बीच मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है काफी समय से। तो ये रेंज मुझे लगता है कि इंटैक्ट रह सकती है और इसी रेंज के बीच में ट्रेड बना सकते हैं। ओके, तो इस रेंज के बीच में आप कह रहे हैं कि ट्रेड बना सकते हैं, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमोडिटी की जिसमें बहुत ज़्यादा उठापटक का माहौल है। हम बात कर रहे हैं नेचुरल गैस की। जी हाँ, नेचुरल गैस में आप देखिए क्या गिरावट आई है। आज भी मार्केट 5% के आसपास गिरा हुआ है और 235 के आसपास टिक गया है आके। बहुत तेज़ गिरावट नेचुरल गैस में बना हुआ है। तो वीरेन जी, मतलब क्या लगता है आपको, एनजी में ऐसा हो क्यों रहा है? यूरोप में बेसिकली विंटर जितना हार्श होना था इतना नहीं हुआ है, और ओवर स्टॉकिंग भी हुआ है वहाँ। मीन्स स्टॉक लेवल काफ़ी ऊंचे है, इन्वेंटरी लेवल, टेम्परेचर सॉफ्ट है।
नाइमेक्स में करीबन गैस $10 से गिर के $2.5 के नीचे चला गया है। यूरोप में स्पॉट गैस 300 यूरो था, जो आज अभी 35-40 यूरो हो गया है। तो अभी भी शायद इसमें 200 का लेवल शायद ब्रेक हो सकता है, ऐसा लग रहा है। 200 का लेवल भी आप करें कि ब्रेक हो जाएगा। और बताइए कि नेचुरल गैस की जो गिरावट है वो 6 महीने में 60%, जी हाँ 60% नेचुरल गैस के दाम गिर गए हैं। और जनवरी में मतलब इस महीने 6 हफ्तों में माफ़ कीजिएगा, और इसी महीने मतलब जनवरी के महीने में 36% की गिरावट आई है, बहुत तेज़ गिरावट। और बीरेन जी कह रहे हैं कि ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है। ठीक है अनुज जी, मेटल में कहीं पर कोई ट्रेड आपको आज दिख रहा है? देखिए मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि मेटल्स में एक हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी पॉजिटिव, बट इंट्राडे के लिए हम एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि देखने को मिल रहा है। तो कॉपर में मैं यहाँ पर सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। कॉपर में करीबन 785 के आसपास बिकवाली करें, 792 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे 775 तक आ सकता है, और अगर 775 के लेवल मिलते हैं तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं सभी बेस मेटल में। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में आ सकता है। 775 तक के लेवल आए तो वहां खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 785 में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। राजेंद्र हैं हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए राजेंद्र जी। जय माता जी। जी जी नमस्कार, पूछिए। मेरा दोनों एक्सपर्टों से सवाल है जगवार सीड के ऊपर। 15-20 दिनों के अंदर क्या भाव बन जाएंगे जिसके जी? 15-20 दिनों के अंदर ग्वार सीड के भाव बन क्या जाएंगे? बीरेन जी क्या भाव बनता हुआ आपको दिख रहा है ग्वार सीड का भी अगले 15-20 दिनों में? इसकी रेंज हम ये 57-56 के आसपास इसका सपोर्ट देखेंगे। अपर साइड में 6100 या 6200 मीन्स 6100 6200 तक देखेंगे। फिजिकल बाइंग वापस थोड़ी लौटी है, और चाइना खुल गया है तो शायद चूरी कोरमा की डिमांड भी थोड़ी दिख रही है। यूरोपियन कोरमा डिमांड भी काफी अच्छी है। तो ये 55-56 का लेवल मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। मतलब अगर आपको डिमांड अच्छी दिख रही है तो फिर 55-56 का लेवल आपको दिख क्यों रहा है? मतलब यहाँ से 300 रुपये नीचे बता रहे हैं सर आप। जब डिमांड अच्छी तो 300 रुपये नीचे जाने की वजह क्या होगी? इसका कारण यह है कि कुछ चीजों के कारण कलेक्टिव सेल ऑफ जो हमने देखा पिछले 2-3 दिनों में, हमारे आजकल ऐसा हुआ है कि कोई चीज का फंडामेंटल एक चीज का खराब होता है तो सभी चीजों के खराब होते हैं, मीन्स जिसको हर्ड मेंटालिटी हम बोलेंगे। तो उसके कारण, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि गवार के या जीरा के फंडामेंटल में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली मजबूत है, आगे इसमें तेजी की संभावना बनेगी। अगला सवाल प्रजापति का है, पूछिए प्रजापति जी। सर मैं ये कह रहा था कि सिल्वर फ्यूचर का जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मेरा कहना ये है कि क्या 1-2 महीने में अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है सिल्वर में? 63,000 तक का देखने को मिल सकता है कि 1-2 महीने में? 63,000 का भाव 1 से 2 महीने में चांदी में दिख सकता है क्या? अनुज जी क्या संभावना है इसकी? देखिए ये तो डिपेंड करेगा, जो इस हफ्ते में काफी डेटा आने हैं उसमें क्या डेटा आते हैं। हालांकि सिल्वर एक थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है 70,000 के आसपास, और काफी समय से हम देख रहे हैं कि 70,000 को नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। 63,000 आने के लिए एक सपोर्ट है $23 का, और 67,000 का सपोर्ट है MCX में। तो जब तक इन लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो नीचे नहीं आएगा। तो आप फिलहाल अभी 67,000 को वॉच रखें और $23 को वॉच कर सकते हैं। $23 अगर मार्केट ब्रेक होता है तो फिर एक सेलिंग प्रेशर और गहरा सकता है। ओके, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है अरविंद का, पूछिए अरविंद। सर मेरा सवाल ये है कि गोल्ड क्या 50,000 का स्तर इस साल छुएगा सर, और छुएगा तो कब? कमाल सवाल आपने पूछा है। यहाँ लोग 60,000 से ऊपर नीचे कम पर बात करने को तैयार नहीं है। वीरेन जी बताइए 50,000 का लेवल मुमकिन है क्या एक बार? मैं ऐसा कहूंगा कि इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट इसके लिए हमको बजट का इंतजार करना पड़ेगा और फेड की मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो असंभव कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक भी है। मार्केट है, होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ उसके लिए पर्याप्त वजह होनी चाहिए, और फिर उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा कि कैसा इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आज कमेटी की क्लास में हम बात करेंगे कि स्प्रेड ट्रेडिंग का मकसद है क्या। हमारे साथ संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं, ट्रेड स्विफ्ट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। आपको डिटेल में आसान भाषा में स्प्रेड की बारीकियां समझाएंगे, और आपको समझाएंगे
कि स्प्रेड आखिर क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है। तो जी बिजनेस और NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और कमोडिटी की क्लास में हम आज बात करेंगे स्प्रेड ट्रेडिंग के बारे में। हमने पहले एपिसोड में आपको बताया कि स्प्रेड ट्रेडिंग है क्या, और डिटेल में संदीप जी ने आपको समझाया था। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका मकसद है क्या, स्प्रेड क्यों होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है, और स्प्रेड जब आप करते हैं तो कितने प्रकार के स्प्रेड होते हैं, ये डिटेल में हम आपको बताएंगे। और साथ ही स्प्रेड करना क्यों ज़रूरी है और आपके ट्रेड को कैसे बेहतर बनाता है स्प्रेड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संदीप जैन साहब जुड़ चुके हैं ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी बिजनेस के इस खास सेगमेंट में। और आपने पिछले एपिसोड में बहुत डिटेल में समझाया, बताया कि कैसे स्प्रेड ट्रेडिंग आखिर क्या क्या होती है और इसकी बारीकियां क्या हैं। आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, मेरा पहला सवाल आपसे मेरा ये होगा, आप जरा हमें समझाइए कि स्प्रेड का मकसद होता क्या है। अगर कोई ट्रेडर मार्केट में आता है और वो ये जानना चाहे कि मैं स्प्रेड क्यों करूं, तो इसका मकसद क्या है सर स्प्रेड ट्रेडिंग का? देखिए, स्प्रेड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा जो मैं बता देता हूं वो है मार्जिन कम लगते हैं, क्योंकि आप जब स्प्रेड करते हो तो एक माइनस और एक प्लस करते हो तो एक्सचेंज एक मार्जिन बेनिफिट देता है। फिर कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं एक्सचेंज में, जैसे कि हम NCDX की अगर बात करें तो गुआर वगैरह में बहुत बढ़िया लिक्विडिटी है, आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रहती है, तो आपको एक तरीके से ट्रेडिंग भी इजी होती है। और प्लस सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको रिस्क कम होती है, मतलब आप तेजी भी कर रहे हो तो कई बार आप स्प्रेड बाई करते हो और आपका अगर तेजी आती है तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड भी बढ़ता है, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैरी से भी कनेक्टेड होता है, ब्याज के रेट से, क्योंकि आपका एक महीना और दूसरे महीने में जो फर्क होता है वो कॉस्ट ऑफ कैरिंग है। बट स्प्रेड में क्या करते हो, आप नियर मंथ को सेल करते हो और दूर के मंथ को बाय करते हो, तो ये बाइंग का स्प्रेड बोलते हैं इसको। तो इसमें ये सारे बेनिफिट्स है। और दूसरी बात है, रोल ओवर्स इजी हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि भाई ठीक है, मुझे एक साइड की पोजीशन काटनी, मुझे तेजी लग रही है, तो आपने माइनस वाली को खत्म होने दिया और प्लस वाली जो रह गई वो रह गई, और आपकी रिस्क लिमिटेड है। मतलब आप, सबसे बढ़िया बात है, मुझे याद है हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स, याद क्या मतलब अभी भी करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स प्योरली स्प्रेड ट्रेडिंग का काम करते थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्सचेंज में है। और अभी भी देखिए, क्योंकि कुछ कमोडिटीज डीलिस्ट हुई है, नहीं तो चने वगैरह में बहुत गजब की अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जैसे गुआर एक बहुत ही जबरदस्त कमोडिटी, और एक्सचेंज में मैंने देखा कि गुआर इज द प्राइस बेसिकली, मतलब पूरे वर्ल्ड को अगर प्राइस देने वाला कोई कमोडिटी है और कोई भी एक्सचेंज है तो वो NCDX की गुआर एज अ कमोडिटी। एंड वी शुड बी प्राउड कि पूरे वर्ल्ड में गुआर के सबसे बड़े हम प्रोड्यूसर हैं, और क्रूड ऑयल में इनफैक्ट ये यूज होता है और बहुत सारे यूजर्स भी है। तो मैंने देखा कि गुआर में ऐसे समय हमने देखे गजब के स्प्रेड्स रहे हैं, 4-5% तक भी रहा, अभी कम है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता है, और उस टाइम पे आप उस कमोडिटीज में सीखते रहते हैं और करते रहते हैं, प्रैक्टिस होती है। तो कोई दिन जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बड़ी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आपको वो एक्सपर्टीज मिल जाती है। तो मैं यही कहूंगा कि और भी नई कमोडिटीज जब लिस्ट होंगी, अभी ये कमोडिटीज है, इनके साथ कीजिए। चने में काफी अच्छा कैश एंड कैरी आर्बिट्राज एक्सचेंज में रहा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीज आर वेरी गुड। ये बताया, मतलब जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये बात तो समझ में आ गई कि स्प्रेड का मकसद है क्या। अब मेरा अगला सवाल, अभी आपने पहले सवाल के आंसर में थोड़ा बहुत टच किया है, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूं कि आमतौर पे स्प्रेड बाय स्प्रेड और सेल स्प्रेड होता है सर, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जरा अगर मैं बाइंग स्प्रेड के बारे में आपसे पूछूं, अगर ग्वार के संदर्भ में ही, तो इसको जरा अगर डिटेल में सर एग्जांपल के जरिए आप समझा पाए कि ग्वार में अगर बाइंग का स्प्रेड बनाना हो तो वो कैसे बनेगा दो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में? किसी भी फिगर को आप कोट कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जरा समझाइए हमें। हाँ बिल्कुल, जैसे आप फरवरी को माइनस कीजिए, अभी जैसे फरवरी 2023 कॉन्ट्रैक्ट है और मार्च 20 मार्च 2023 का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फरवरी को माइनस करेंगे और मार्च की 20 मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट को बाय करेंगे। तो दोनों में जो फर्क है आप समझ लीजिए, अभी फर्क सपोज 70 रुपए का फर्क है, एक जनरली स्प्रेड जो चल रहा है, तो ये मोटा मोटी आप 1-1.25% के लगभग है। तो हो सकता है अगर कोई तेजी आए, हालांकि देखिए टेक्निकली भी देखना पड़ता है कई बार किस लेवल पे गुआर अभी खड़ा है, अपने सपोर्ट्स पे खड़ा है, तो एक अच्छा बेस बन जाता है कि यहाँ पे आप स्प्रेड बनाते हैं, और अगर तेजी आती है तो स्प्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि तेजी में सर्टेनली ये स्प्रेड बढ़ जाता है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ कैरी भी बढ़ता है और आपका एक गैप जो बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस पर सर एक काउंटर क्वेश्चन संदीप जी और मैं पूछना चाहता हूं ताकि और थोड़ा डिटेल में समझ पाए। मान लीजिए अगर हम अभी बाइंग स्प्रेड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने फरवरी का वायदा, किसी ने, कोई ट्रेडर ने अगर 5700 के भाव पर, एक फिगर हम पकड़ लेते हैं कि 5700 के भाव पर फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट बेचा, राइट,
और मार्च के कॉन्ट्रैक्ट को 5900 में खरीद लिया, ठीक है सर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5700 पे फरवरी का वायदा बेचा है और 5900 पे मार्च का वायदा खरीद लिया है, अब अगर 200 रुपए प्राइस यहां से गिरता है तो क्या अगर फरवरी का प्राइस 200 रुपए गिरता है और मार्च का प्राइस 100 रुपए बढ़ जाता है, तब स्प्रेड क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा? नहीं, देखिए इसमें ऐसे चलना पड़ेगा, दोनों का मोस्टली साथ ही चलता है। अच्छा, बहुत ज्यादा तेजी आती है तो दूर वाला कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा तेज हो जाता है कई बार, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी आती है और शॉर्ट सप्लाई हो जाती है तो फर्स्ट नियर मंथ वाला ऊपर चलने लग जाता है। तो आपको ये देखना पड़ता है कहां तक ये एक रेंज चलती है, और अगर तेजी आती है तो सर्टेनली इसमें ब्याज बदला बढ़ता है। गुआर के केस की अगर हम बात करें और मध्य आएगी तो ब्याज बदला कम होगा, जनरली इस तरीके से रहता है। बट ये नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आएंगे, ये कॉस्ट ऑफ कैरी से कनेक्टेड है और स्पॉट प्राइस से लेकर नियर मंथ का जो स्प्रेड है उससे फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का स्प्रेड में भी एक फर्क आता है। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें जो अभी 70 रुपया है, अगर तेजी आती है तो हो सकता है 75 रुपया हो जाए, मध्य आए तो ये हो सकता है 67 रुपया हो जाए, तो 3 रुपया का लॉस होता है। और अगर आपके 75 और 80 रुपया हो गया तो ये 10 रुपया का फायदा हो गया। तो जनरली आप शुरुआत में बिठाते हैं और एंड में एक ऐसा समय आता है कि आपको ये चेंज मिलता है। तो मेरे और सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है, जब कोई महीना खुलता है इमीडिएटली अगर उस टाइम पे स्प्रेड बनाते हैं तो उसमें चांसेस बढ़िया रहते हैं कि बाद में धीरे धीरे वो स्प्रेड बढ़ते रहते हैं। सेल स्प्रेड कैसे होता है सर, संदीप जी? सेल स्प्रेड, सेल स्प्रेड, ओके, सेल रिवर्स कर दीजिए आप इसका, जैसे बाइंग का स्प्रेड हुआ, इससे आप सेल स्प्रेड बोलेंगे तो आप करंट मंथ को आप बाई करेंगे और नेक्स्ट मंथ को सेल करेंगे। जनरली ये देखिए शॉर्ट सप्लाई रहती है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी रहती है, या फिर नेक्स्ट मंथ में आपको लगता है कि आवक आने वाली है, फसल की समय है, तो जनरली लोग बाग आगे के महीने को माइनस करते हैं। बट जनरली एग्री कमोडिटीज में मैंने देखा क्योंकि वेयरहाउसिंग कॉस्ट है, ब्याज का खर्चा, तो जनरली आपको कॉन्टेंगो में चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब रिवर्स या बैकवर्डेशन तभी होता है जब आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉर्ट सप्लाई हो या फिर आगे आने वाले महीनों में आवक हो या बिजाई का महीना हो। ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, हार्वेस्टिंग सीजन, सोइंग सीजन, इन सबको चेक करना पड़ता है। और इन सब के एक टेबल बना के रखते हैं हम लोग जनरली, ये कमोडिटी है, इसका हार्वेस्टिंग सीजन ये है, पीक टाइम अराइवल का ये रहता है। तो इस तरीके से एक टेबल बनाया हुआ रहता है, वो टेबल हमने बना भी रखा, हमने हमारे वेबसाइट पर भी डाल रखा है और मैं आप लोगों को भी भेज दूंगा, इसको आप लोग शेयर भी कर सकते हैं तो थोड़ा और इजी रहेगा लोगों के लिए समझने के लिए। अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल संदीप जी, आपने समझाया ये, अब जरा हमें ये बताइए सर कि किसी को अगर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बनानी हो, अगर हम चूंकि ग्वार का एग्जांपल ले रहे हैं तो ग्वार का एग्जांपल ही ले लें, अगर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बनानी हो तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे हम स्प्रेड बनाएं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद हो? देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये इन चीजों में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है और गेम चेंजर्स में बता देता हूं इसमें जो मेजर होते हैं। इसमें देखिए सप्लाई एंड डिमांड देखनी पड़ेगी, किस महीने में सप्लाई ज्यादा रहती है, किस महीने में डिमांड ज्यादा रहती है। जैसे कि वो मैं बिजाई और हार्वेस्टिंग और इन सब से रिलेट कर रहा हूँ, सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन से। कॉस्ट ऑफ कैरी क्या है, जब ब्याज का जो समय और उसकी वेयरहाउसिंग का कॉस्ट क्या होता है। कोई कमोडिटी होती है कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है, अब ग्वार की अच्छी चीज है कि आपको कोल्ड स्टोरेज में रखने की वैसे जरूरत नहीं, और सबसे बढ़िया बात है कि बहुत लंबे समय तक चलता है, एक्सपायर नहीं होता कमोडिटी, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ बहुत हाई है। तो इसलिए इन्वेस्टेबल आइटम की तरह भी इसमें काम किया जा सकता है। और मैंने देखा पिछले अगर 20 साल 15 मतलब 2003 से लेकर आज 20 साल हो गया मार्केट में, और उसके पहले से भी ग्वार को देखा तो हिस्टोरिकली कुछ 8 साल 10 साल का समय आता है जब बहुत बड़ी बड़ी तेजी आती है। तो वैसे ही हिस्टोरिकल एनालिसिस करनी पड़ती है आपको कि इस महीने में क्या स्प्रेड लास्ट ईयर था। तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि भाई आज अगर ये महीना है तो इस महीने में इस भाव पे ये स्प्रेड था, तो लास्ट ईयर इसी समय पे क्या स्प्रेड रहा था। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ती है, स्टॉक पोजीशंस देखनी पड़ती है। एनसीडीएक्स में स्टॉक पोजीशन को लेकर बहुत जबरदस्त अपडेशन होता है डेटा का, उनके आप वेबसाइट पे जाएंगे, एक्सपायरी का एफईडी रिलेटेड डेटा आता है, आपका स्टॉक पोजीशन का आता है, डिलीवरीज का आता है। इन सब डेटा को एनालाइज करना पड़ता है। सुनने में लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है। छोटा सवाल और संदीप जी, हाँ एक छोटा सवाल सर मेरा आपसे, और चूंकि कई आपने बहुत डिटेल में बताया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अब चूंकि बहुत सारे तरीके होते हैं स्प्रेड के, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर रेंज ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्केल ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग। तो इसको अगर थोड़ा जल्दी में आप समझा पाए सर कि सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी क्या होती है? देखिए वो डिपेंड करता है कि देखिए आपको स्प्रेड ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत तो देखिए नॉर्मल टेक्निकल चार्ट्स भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि स्प्रेड्स क्या होते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर्स में है तो आपको प्लस फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों कमोडिटी के समझे
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने सोइंग सीजन, हार्वेस्टिंग सीजन, अराइवल सीजन, फिर सब्स्टिट्यूट्स का अराइवल सीजन, ये सारी चीजों को चेक करना पड़ता है। फिर आपको जैसे ग्वार और ग्वारगम के रेशियोज के ऊपर काम चलता है। तो जनरली एक रेंज होता है कि भाई जैसा आप स्प्रेड को सपोर्ट के रेंज पे लेते हैं कि एक पता है कि भाई 65 से नीचे जनरली स्प्रेड जाता नहीं है, या 1% से ज्यादा नीचे जाता नहीं है। अगर उससे नीचे है तो आप उल्टा काम कर लेते हैं, और अगर उससे ऊपर है तो दूसरा टाइप का काम करते हैं। तो जनरली आपको कॉस्ट ऑफ कैरी को चेक करना है। तो ये रहता है, एक ब्रेकआउट का रहता है। कई बार स्प्रेड एक अचानक से बहुत तेजी में आ जाता है, तो उस टाइम पे समझ जाना चाहिए कि स्टॉक के अंदर या ये जो कमोडिटी है उसके अंदर एक रेंज ब्रेकआउट होने वाला है। तो ऐसा ही है। और टेक्निकल ट्रेडिंग, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, भाई ये इसका मूविंग एवरेज है, इसके नीचे जनरली गया नहीं है, तो उसके हिसाब से भाई मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर अपन काम करते हैं। सो ये सारी स्ट्रेटेजीज रहती है। और बाकी मैं जनरली, हमारा एक टेबल रहता है, और ये जो सारे डेटा है, फंडामेंटल डेटा और क्वांट्स को देख के हम लोग काम करते हैं। अब हम ग्वार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्वार एक लॉन्ग मतलब लंबे समय तक होल्ड करने वाली क्रॉप है। ये ग्वार खराब नहीं होता है, तो मतलब एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं कि अगर आप एक एसेट बनाना चाहते हैं, कोई अगर कामकाज ठीक तरीके से ग्वार में इन्वॉल्व होकर कर रहा है, तो उनके लिए स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बेहतर हो सकती है। ये बात संदीप जी डिटेल में समझा रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में स्प्रेड की बारीकियों को समझाने के लिए।